चलिए भाई स्टार्ट है। क्लियर है, स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। साउंड आ रहा है? क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सीडीपी की अपनी नेक्स्ट क्लास को, और ये शायद आज 60 क्लास होगी, यानी कि 60वें नंबर की क्लास होगी जो अपनी सीडीपी के ऊपर हो रही है। तो सीटेट के लिए क्लासेस आपके लिए चल रही हैं। तो सीटेट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज यही रह रहा है कि मेन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जाए, ताकि आप बेहतर तरीके से बेहतर ऑथेंटिक चीजों को पढ़ पाएं। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस को और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये एक और पेपर है जिसके सीडीपी के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। और सीटेट L1 हिंदी और इंग्लिश इसमें लैंग्वेज रखी गई थी, तो L1 का है, यानी कि प्राइमरी लेवल का ये पेपर है। तो इसमें 30 क्वेश्चंस थे सीडीपी के। 10 क्वेश्चन अभी करते हैं, फिर बाद में करेंगे, ऐसे ही अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाकी आप लोगों को सब कुछ पता है, प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट बिगिंस। विकास एक फिर है आपका प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत के समय होती है। तो विकास किस प्रकार का है? तो विकास के लिए अगर बात करें, डेवलपमेंट के लिए, तो बात की जाती है डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटरी एनवायरनमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। विकास जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतः क्रिया के द्वारा होता है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण की एक जटिल प्रक्रिया है। क्लियर? आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल ही विकास कहलाता है। क्लियर मेरे भाई? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो विकास कैसा है? एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो बात ठीक है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। बचपन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, ये सिर्फ बचपन के दौरान होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट बिगिंस फ्रॉम द सेंसरी मोटर स्टेज टू द डेथ, यानी कि बोल सकते हैं हम शिशुवावस्था से, यानी कि गर्भावस्था से भी बोल सकते हैं, बूम टू टूम चलता है। ये कैसा चलता है? बूम टू टॉम, यानी कि गर्भ से कब्र तक। आप बोल सकते हो गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये पेट से ही शुरुआत हो जाती है इसकी। तो ये कैसी प्रोसेस है? बचपन के दौरान होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये कैसी प्रक्रिया है? जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भधारण या जन्म से होती है। तो आप जन्म नहीं लगाएंगे, इसमें आंसर लगाएंगे गर्भधारण के समय से होती है, यानी कि बूम टू टूम चलती है। आप ये इसको याद कर लीजिए, बूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक चलने वाली एक प्रोसेस है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट और रीजन के क्वेश्चन सब सीटेट देने लगा है जब से ऑनलाइन की प्रोसेस आई है। तो इस बार भी एक दो क्वेश्चन कम से कम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट है, गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। देखिए, गेंद को पकड़ने पहले उसमें कुछ गतिक, यानी कि काइनेस्थेटिक, हाँ, एक तरीके से फिजिकल मैच्योरेशन होना चाहिए उसके अंतर्गत। काइनेस्थेटिक एक तरीके से मैच्योरेशन देखने को मिलना चाहिए। अगर बच्चे को गेंद पकड़नी है, मान लीजिए ये कोई गेंद है, इस गेंद को बच्चा पकड़ना चाहता है, इसको पकड़ने से पहले उसके अंदर कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। तो इसका मतलब है उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? दो तरीके की मोटर स्किल्स होती है, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होती है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल को बोलते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल, और फाइन मोटर स्किल को बोलते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। मेरे भाई, ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है? बच्चा बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, जबकि फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को पकड़ना सीखता है। यानी कि लार्ज मसल्स का अगर आपको यूज करना है तो ग्रॉस मोटर स्किल, और स्मॉल मसल्स का आपको यूज करना है तो आप इसके लिए फाइन मोटर स्किल का पार्ट अपनाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अगर दौड़ने की, भागने की बात आएगी, तो जंपिंग की बात आएगी, तो ग्रॉस मोटर स्किल का काम होगा। अगर पेन पकड़ने की बात है, बॉल को पकड़ने की बात आए, तो ये फाइन मोटर स्किल का पार्ट आपका होता है। तो गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए, बात तो ठीक है। सीखना विकास पर निर्भर करता है, तो ये भी बात सही है। सीखने को आप बोल सकते हो अधिगम, यानी कि लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट आल्सो। क्लियर? तो आप ऐसे बोल सकते हो
तो यहाँ पर आपको बोलना था कि सही विकल्प को चुने, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और ये सीखना किसको निर्भर कर रहा है, विकास पर निर्भर कर रहा है, यानी कि विकास की बात भी कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। यहाँ भी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल जो कि उस पर डिपेंड भी करता है। तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर है मेरे भाई? क्योंकि यहाँ भी सीखने की बात की गई है और सीखना विकास पर निर्भर करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? दोनों एक तरीके से अंतःक्रिया है दोनों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध है। तो देखिए समाजीकरण की बात करें, समाजीकरण एक जटिल प्रोसेस नहीं होती है। समाजीकरण क्या होती है, एक सरल प्रक्रिया होती है। तो कैसी होती है, सरल प्रक्रिया होती है। आप जटिल वाले आंसर को तो वैसे ही निकाल देंगे। क्लियर है? जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण होने चाहिए, महत्वपूर्ण नहीं वाला आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध महत्वपूर्ण है। क्लियर है मेरे भाई? समाजीकरण की बात करें तो दो प्रकार की समाज एजेंसीज होती हैं, प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था और द्वितीय संस्था दो पार्टों में बांटा गया है। प्राइमरी एजेंसी का पार्ट होता है जिसमें माँ, घर परिवार और आस पड़ोस का जो परिवेश होता है वो आ जाता है, जबकि सेकेंडरी एजेंसी का पार्ट हो जाता है उसमें सोसाइटी, समाज, आपका नेबरहुड तो नहीं ले सकते, लेकिन स्कूल, मीडिया, लाइब्रेरी, ऑनलाइन, आपका जो रिचुअल टेम्पल वगैरह है, मॉस्क वगैरह है, उन सभी का आप यूज कर सकते हैं सेकेंडरी एजेंसी के लिए। क्लियर है मेरे भाई? तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को पूछने का कारण भी है क्योंकि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो डली है, आप वहां जाकर उसको चेक करिएगा, क्लियर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन है किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं की बात की है, समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं, यानी कि उनके अंतर्गत लॉजिकलिटी आ जाती है, परंतु निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है। निगमनात्मक सोच का मतलब होता है एक तरीके से डिडक्टिव थिंकिंग उनके अंतर्गत देखने को नहीं मिल सकती। हाइपोथेटिकली जो डिडक्टिव थिंकिंग डिडक्शन होता है वो उनके अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है, यानी कि बोल सकते हैं हम बच्चे कल्पना नहीं कर पाते हैं, मूर्त रूप से चीजों को तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं। बात मूर्त है तो आप आंसर मूर्त इसी के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली सेंसरी मोटर स्टेज होती है जिसको जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था बोलते हैं, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जो कि 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या निगमनात्मक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोल देते हैं, कल्पनात्मक संक्रियात्मक अवस्था बोल देते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं इसको। तो 11 से 16 वर्ष की अवस्था होती है जिसे हम इनफॉर्मल स्टेज के नाम से भी पुकार सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां पर अगर बात करें संवेदी चालक अवस्था के अंतर्गत, सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत बच्चा क्या करता है, एक तरीके से उनके बच्चा जो है वो सेंसेस का यूज करके, अपनी आंख का, नाक का, कान का, इनका यूज करके चीजों को सीखता है, विकास उसके अंतर्गत होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें मेरे भाई, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्रमबद्धता का छोटा सा चरण उसके अंतर्गत आ जाता है, क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन चीजों का थोड़ा थोड़ा करने लगता है बच्चा। जबकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जो बच्चा होता है वो चीजों को मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है, यानी कि मैं उसके सामने ये पेन रख देता हूं तो वो यही बोलेगा कि सर ये पेन है, और दुनिया के जितने भी पेन हैं वो देखेगा तो वो बोलेगा कि अगर ये वाला पेन ऐसे लिख रहा है तो उसको लगेगा कि ऐसे लिखता होगा, लेकिन ये वाली जो लगेगा ये वाला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ सकता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उसके अंतर्गत ऐसी भावना देखने को बहुत ही ज्यादा कम मिलती है। उसके बाद बात करते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, कंक्रीट के अंतर्गत होता है कि बच्चे को सामने चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, बच्चे को चीजें दिखती भी नहीं है, लेकिन वो इनफॉर्मली सोचने का कोशिश करता है। क्या करता है? सोचने की कोशिश करता है कि ये चीजें ऐसी होंगी, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो निगमनात्मक, बच्चे के अंदर निगमन जो आता है, सोच जो आती है, थिंकिंग की एबिलिटी, कल्पनाएं जो आती हैं बच्चे के अंतर्गत, तो वो आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक्चुअली में क्या है ना कि मैं एक सिंगल ही हूं यहाँ पर और मेरे साथ कोई टीम वगैरह इतनी नहीं है, तो सिंगल ही एक ही बंदे को सब कुछ सॉल्व करना होता है, एक ही बंदे को सब कुछ देखना होता है, तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्लासेस का शेड्यूल ढंग से नहीं बन पाता है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है भाई। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है वो किस प्रक्रिया में देखने को मिलती है? तो जीन पियाजे के अंतर्गत बात करें तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। और जीन पियाजे ने 4 चरणों की बात की थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संतुलन इक्विलिब्रेशन की बात की थी, एसिमिलेशन आत्मसातीकरण की बात की थी। और इसके बाद अगर स्कीमा के कॉन्सेप्ट की जो बात की गई थी वो भी आपका जीन पियाजे के थ्रू की गई थी। इसके बाद संतुलन समायोजन की बात की गई थी, समावेशन की बात की गई थी। तो इन सारी चीजों के बारे में इन्होंने बात की है। थोड़ा बहुत भाषा के ऊपर भी बोला है लेकिन बहुत लिमिटेड ही बोला है इन्होंने। क्लियर है? तो अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? उद्दीपन व प्रक्रिया में, अनुबंध की प्रक्रिया, ये ऐसा नहीं है। जब तब इनाम व सजा का प्रयोग किया जाता है। ये लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत के फर्स्ट जो परंपरागत पूर्व परंपरागत चरण है उसके अंतर्गत इसकी बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। जब वयस्क नियंत्रण लेते हैं तब व्याख्यान देते हैं, तो व्याख्यान यानी कि लेक्चर की बात, कंट्रोल की बात इन्होंने इस प्रकार की कोई बात की ही नहीं है। ठीक, खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज की बात, तो इन्होंने खुद से आरंभ की गई गतिविधि और खोज की बात की गई है। डिस्कवरी और एक्टिविटी, सेल्फ इनिशिएटिव जो इनिशिएटेड एक्टिविटीज होती है उसकी बात की है। एक्सप्लोरेशन पे भी काफी इन्होंने ध्यान दिया है। क्लियर है मेरा भाई? तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा जबरदस्त सवाल है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर कौन स्टूडेंट देगा देखते हैं। पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम में, चरणबद्ध क्रम क्या है? 4 चरण होते हैं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 16 वर्ष, 4 चरण होते हैं के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है, यानी कि आपसे नेगेटिव पूछा है। संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जिसकी दिशा समान होती है। चलिए भाई, एक चरण को लांघकर दूसरे चरण में आगे बढ़ाया जा सकता है, संज्ञानात्मक विकास में ऐसा देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे देखने को मिल सकता है? तो संज्ञान का मतलब होता है चीजों के बारे में जानना, या फिर आप बोल सकते हो सूचनाओं को दिमाग के अंतर्गत एक तरीके से एकत्रित करना, यह संज्ञान का मतलब होता है। अब पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया गया था उसके अंतर्गत 4 प्रकार के जो चरण बताए थे उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। हर जगह ये सेम देखने को नहीं मिल सकते हैं, थोड़े थोड़े कंट्राडिक्ट भी इनके थ्रू देखने को मिल सकते हैं। तो कंट्राडिक्ट भी इनके द्वारा देखने को मिल सकते हैं। इनके जो 4 चरण थे उनकी आलोचनाएं भी की गई, काफी आलोचनाएं भी की गई थी। उनमें से एक आलोचना थी कि पहले विकास फिर अधिगम होता है, इनके द्वारा ऐसा बोला गया था, लेकिन लेव वाइगोस्की के थ्रू ऐसा नहीं बोला गया था, उन्होंने चेंज कर दिया था पैटर्न। उन्होंने बोला था पहले अधिगम होता है उसके बाद में विकास होता है, तो ये लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। क्लियर? तो उन्होंने इस बात का थोड़ा सा कंट्राडिक्ट किया था। इसके बाद अगर दूसरा कंट्राडिक्ट, तो 2 प्रकार के कंट्राडिक्ट इनके देखने को मिले थे। तो दूसरा जो कंट्राडिक्ट विरोधाभास की भावना देखने को मिली थी, तो मानसिक विकास के चरणों को इन्होंने अपरिवर्तनशील बताया था कि जो मानसिक विकास के चरण है उनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारी स्टेजेस में देखने को मिल सकता है कि जो मानसिक विकास के चरण है वो अपरिवर्तनशील हो सकते हैं। देखिए उन्होंने बोला था कि बच्चे का जो 0 से 2 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कौटिल्य को देख सकते हो, और एक फिजिक्स के टीचर हैं, छोटा सा बच्चा है एक, वो फिजिक्स पढ़ाता है, तो वहां पर प्रोफेसर के थ्रू, मतलब प्रोफेसर की तरह आईआईटी कॉलेज में वो पढ़ाने का काम करता है, तो वहां पर देखने को चीजें मिलती हैं। ऐसी चीजें कंट्राडिक्ट, विरोधाभास की भावनाएं वहां पर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो ये क्या है, चरण बढ़ा सकता है। सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम के अनुसार होते हैं, बात ठीक है। चरण सार्वभौमिक है और यह हर जगह के बच्चों के गुणधर्म को दर्शाते हैं, ये एकीकृत होता है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में छापा करिए कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और उसको सही भी करेंगे अगर उसमें सुधार की आवश्यकता होगी। हम भी भगवान थोड़ी हैं भाई, गलती तो हमसे भी हो सकती है। चले
कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? देखिए यहां पर बात करें नैतिक विकास की, तो मोरल डेवलपमेंट का इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था। अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे, और इनकी बात करें तो हिंच की कहानी जो दी गई थी वो इनके द्वारा ही दी गई थी। उसमें अगर हम बात करते हैं तो इसको बोल सकते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे के अंतर्गत नैतिकता शून्य होती है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं नैतिकता तो शून्य होती है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों के सही गलत के बारे में पता नहीं होता, और नैतिक तर्कड़ा में वो क्या करते हैं, दूसरों के मानकों के अनुसार कार्य करते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक को मिलती है दंड व आज्ञा पालन उन्मुखता, जिसे हम पनिशमेंट एंड ओबिडेंस बोलते हैं। दूसरा साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, जैसे को तैसा भी कहा जा सकता है एक तरीके से। क्लियर है? तो इस बात पर ध्यान, सांस्कृतिक कारकों जेंडर नैतिक विकास को प्रभावित कैसे करते हैं? जेंडर की बात यहाँ पर थोड़ी नहीं की गई है। नियमों का पालन अच्छा अवज्ञा बुरे परिणामों निर्धारित होता है। नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। स्वच्छ चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम जरूर छोड़ते हैं, तो यही क्वेश्चन छोड़ते हैं, और इसका आंसर अगर जो भी स्टूडेंट मेरी जो लॉरेंस कोलबर्ग का वीडियो है वो देख लेगा, उसको क्लियर हो जाएगा। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतः क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने बोला है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तो पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप कैसे बोल सकते हो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, और अपने से योग्य है तो जाहिर सी बात है सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बहुत ज्यादा चांसेस है। घटती है नहीं होगा, सुसाधित होती है, जो कि एक फैसिलिटेटर का काम करती है, फैसिलिटेट करती है, सुसाधक का कार्य करेगी। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट देगा, देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है भाई मेरे, और ये लेव वाइगोत्स्की के ऊपर है। चलिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है। सीखने की सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। आप कैसे कह सकते हो? अच्छा, अनुसार सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, यानी कि आपको सामाजिक परिवेश को जोड़ना पड़ेगा। सीखने में समाज को, संस्कृति को, परिवेश को आपको जोड़ना पड़ेगा। सीखना सकारात्मक नकारात्मक पूर्ववलन पर निर्धारित होता है, ना जीना। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया में स्मृति का भंडार शामिल है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आपका तुक्का नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता है, यानी कि आप समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, और जो बच्चे की सोसाइटी, जिस सोसाइटी से आ रहा है उससे आप अलग होकर सीखने को नहीं देख सकते। बच्चा अपनी सोसाइटी के थ्रू, परिवार के थ्रू, और मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, धर्म के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू सीखता है, तो इन सभी चीजों का बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट देगा, देखते हैं। बहुत ज्यादा सरल सवाल है भाई। यह है आपका हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के ऊपर। तो हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, हार्वर्ड गार्डनर, तो इनके द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था, और इन्होंने बताया था कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धि होती है, और बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी गई थी। 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में इन्होंने चर्चा की थी, जिसमें अगर हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको भाषाई बुद्धि कहते हैं, और लॉजिकल इंटेलिजेंस जिसे तर्कणात्मक बुद्धि बोल सकते हैं, और बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसे शारीरिक गतिक कौशल बुद्धि बोल सकते हैं। इसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीत में बुद्धि बोल सकते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जिसे प्रकृतिवादी बुद्धि बोल सकते हैं एक तरीके से। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतर व्यक्तिक और अंतः व्यक्तिक बुद्धि बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो
यही 8 प्रकार की बुद्धि बात किए थे, कोई छूट गई हो तो बताइएगा। स्पेशल इंटेलिजेंस जिसको हम स्थानिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। तो अंत वैयक्तिक बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवि और चित्रों को सोचने की क्षमता और सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की जो क्षमता होती है, चित्रों की क्षमता है, छवियों की क्षमता है, तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल इंटेलिजेंस का पार्ट होगा। अपनी भावनाओं से अवगत होना अंतःवैयक्तिक पूछा है, इंट्रापर्सनल पूछा है, सॉरी। अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। स्वर लय ताल की बात करें तो ये आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस का पार्ट होगा, ठीक है। विशिष्ट ताल स्वर तय, ये भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस का पार्ट होगा। अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इसके अंतर्गत आप बोल सकते हो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत साधु संत जो आते हैं वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। अंतर्वैयक्तिक होता इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। देखिए इंट्रा और उसमें लिखा होता इंटरपर्सनल करके, ठीक है। तो इंटर होता तो फिर क्या हो जाता आपका, दूसरे जो राजनेता वगैरह हैं जो दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के मनोभावों को जो समझ लेते हैं, उनकी बात की जाती है इंटरपर्सनल के थ्रू। क्लियर है मेरे भाई? तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। अगर आपने हमारी हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत की वीडियो देखी होगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा, शायद चौथे 5वें नंबर की वीडियो है, आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन मिल जाता है। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, वीडियो नहीं मिल पाते और हम देख नहीं पाते समय पर। तो आप चीजों को तभी समय पर देख पाओगे मेरे भाई जब सब्सक्राइब वगैरह कर लोगे और उसमें ऑल के जो बेल आइकन है उसको दबा दोगे। उससे क्या होगा, आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे जब भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं। क्लियर है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।